गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल करें। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी, ये सही है। ये महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये सही है। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये गलत है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, यह भी उद्देश्य था। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, यह उद्देश्य नहीं था। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या विश्व राजनीति से किनारा करना नहीं था। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ग है ये गलत है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे महाशक्तियों द्वारा सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्रों में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था, ये बेटा सही है। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों देशों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, ये भी सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, ये ऑप्शन भी बेटा सही है। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है। प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था। तो बेटा जो पोलैंड है ये किस गुट से जुड़ा हुआ था? साम्यवादी गुट से। फ्रांस था पूंजीवादी गुट से, अमेरिका वाले गुट से, नाटो के गुट से। जापान पूंजीवादी गुट से। नाइजीरिया बेटा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल था। उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट में और श्रीलंका गुटनिरपेक्ष गुट में। पोलैंड साम्यवादी गुट, फ्रांस पूंजीवादी गुट, जापान पूंजीवादी गुट, नाइजीरिया गुटनिरपेक्ष गुट में, उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट में और श्रीलंका गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई थी। हथियारों की ओर से अभिप्राय था कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट दोनों एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय था कि दोनों गुट ये सोचते थे कि यदि दोनों गुटों में युद्ध होता है तो दोनों गुटों को अत्यधिक हानि होगी, क्योंकि दोनों ही जो गुट हैं परमाणु शक्ति संपन्न थे। दोनों गुटों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे। तो इस कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ भी शुरू की और नियंत्रण की प्रक्रिया भी शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, आपके वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनिवार्य रूप से ये प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेगा। महाशक्तियां निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ गैर सैन्य गठबंधन रखती थी। पहला कारण, सैन्य गठबंधन इसलिए रखती थी ताकि इन देशों में अपने हथियार और सेना का संचालन किया जा सके। महाशक्तियां छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी कर सकती थी। जासूसी में सहायक थे छोटे देश। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। महाशक्तियां आसानी से छोटे देशों पर अपना वर्चस्व कायम कर सकती थी। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें और अपन ऐड कर सकते हैं कि जो छोटे देश हैं इनमें पेट्रोलियम और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों के भंडार उपलब्ध थे, जिन पर महाशक्तियां अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। तो इस प्रकार छोटे देश महाशक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था, इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। शीत युद्ध के विषय में ये कहा जाता है कि इसका विचारधारा से अधिक संबंध नहीं था, बल्कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था।
परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि दोनों ही गुटों में विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था। पूंजीवादी विचारधारा के लगभग सभी देश अमेरिका के गुट में शामिल थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा वाले सभी देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे। तो विपरीत विचारधारा वाले देशों में निरंतर आशंका, संदेह और भय पाया जाता था। परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से एक विचारधारा का पतन हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शक्ति के लिए संघर्ष नहीं था बल्कि विचारधारात्मक संघर्ष था। नेक्स्ट प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता का सभी बेटा आप समझते हैं दोनों सैनिक गुटों से अलग रखना और स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना। भारत ने सदैव दोनों गुटों में पैदा हुए मतभेदों को कम करने का प्रयास किया ताकि इनके जो मतभेद हैं वो युद्ध का रूप धारण न कर सके। भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति, भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। अच्छे संबंध न होने का महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया था, क्योंकि पाकिस्तान नाटो सैनिक संगठन में शामिल था, इसलिए अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। अमेरिका ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन दिया, पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी। बांग्लादेश के मामले पर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 7वां समुद्री बेड़ा भेजने की कोशिश की और 1981 में अमेरिका ने भारत की भावनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार दिए। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए तो संबंध में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। जनवरी 1989 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, परंतु उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। भारत की सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति, भारत के सोवियत संघ के साथ शुरुआत में तनावपूर्ण संबंध रहे, परंतु जैसे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति स्पष्ट होती गई वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे के समीप आते गए। 1960 के बाद भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे रहे। 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग की संधि हुई और सोवियत संघ रूस ने भारत की मदद की। ये संधि 20 वर्षीय थी। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देशों में यात्रा करने लगे। दोनों देशों के गहरे संबंध स्थापित, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और आर्थिक मदद की सोवियत संघ ने हमें प्रदान की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक संबंध बढ़ाने के कई समझौते हुए। लेकिन जब 9 अगस्त 1991 को 20 वर्ष से संधि 15 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, परंतु 1991 में सोवियत संघ का बड़ी तेजी से विघटन हो गया और भारत का जो एक सच्चा मित्र था वो राजनीतिक मंच से गायब हो गया। इसके बाद में भारत की जो विदेश नीति है वो तालमेल की रही, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ संबंध बनाने की रही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब शीत युद्ध चरम सीमा पर था तब विश्व में एक नई धारणा ने जन्म लिया और जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना है, गुटनिरपेक्षता कहलाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील और नव स्वतंत्र देश शामिल थे। इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वे अपने अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहते थे और युद्धों से दूर रहना चाहते थे। यदि वे किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक विकास नहीं कर सकते थे और स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर सकते थे। परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनकर उन्होंने दोनों गुटों से आर्थिक मदद स्वीकार करके अपने देश के विकास को आगे बढ़ाया। यदि एक गुट किसी विकासशील या नव स्वतंत्र प्राप्त देशों को दबाने का प्रयास करता तो दूसरा गुट उसकी रक्षा के लिए आ जाता था और उसे हर तरह की मदद प्रदान करता था। इसलिए ये देश अपना विकास बिना रोक टोक के करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। अप्रासंगिक का अर्थ होता है अनुपयोगी। प्रासंगिकता यानी महत्वपूर्ण, उपयोगी होना और अप्रासंगिक अनुपयोगी होना। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। बेटा, अपन वर्तमान स्थितियों की बात करते हैं कि इसकी प्रासंगिकता का सवाल क्यों उठा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए आरंभ हुआ और इन देशों का बेलग्रेड में 1961 में पहला सम्मेलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य शक्ति गुटों से दूर रहकर अपने देश की पहचान और अस्तित्व बनाए रखना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ शीत युद्ध काल प्रारंभ से हुआ। वर्तमान समय में शक्ति गुट समाप्त हो चुके हैं। अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया है। संसार एक ध्रुवीय हो चुका है। फरवरी 1922 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मिश्र ने कहा कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, तो इसे समाप्त कर देना चाहिए।
परंतु उपरोक्त विवरण के आधार पर न तो ये कहना उचित होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है और न ही इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य या महत्व देखा जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निशस्त्रीकरण, विश्व शांति, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका की प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य है। और इसके अलावा बेटा ये भी हो सकता है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है विश्व के जो नव स्वतंत्र देश हैं, उपनिवेशवाद से मुक्त देश हैं, उनको एक मंच प्रदान करता है, जहाँ पर जो एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश हैं तत्कालीन विश्व की जो समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद है, गरीबी है, निरक्षरता है, महामारियां हैं, इनसे मुकाबला कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में भी प्रासंगिक बना हुआ है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए बेटा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके बताएं, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।